Hello, my dear students. Good morning, all of you. Today we are going to discuss salt of oxo acid of the second A group elements. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ द सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट का। तो आप नोट्स और पेन निकाल लीजिए और चलिए हमारे साथ हम लोग एक नोट्स भी साथ साथ बनाते हैं और अच्छी तरीके से लर्न करते हैं। ओके, तो हेडिंग, पहली हेडिंग पॉइंट आउट करिएगा, साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। ओके, साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। आप ध्यान से बात को समझने की कोशिश करिएगा। सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट, ध्यान से बात समझिएगा, लिखिएगा साथ साथ, सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट, सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट, second A group element which form salt of oxo, which forms a salt of oxo acid. Second A group element which forms a salt of oxo acids. Salt of oxo acid of second A group element given below। तो कुछ साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड जो आपके सिलेबस में आपको स्टडी करना है, रीड करना है, उसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें पहला फर्स्ट आप बात करोगे कार्बोनेट का, क्लियर है, और सेकंड आप बात करोगे सल्फेट और थर्ड हम बात करेंगे नाइट्रेट का, क्लियर है। तो ये तीन साल्ट की, हम 3 साल्ट की बात करेंगे साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड में। तो नाउ राइट डाउन फर्स्ट इज द हेडिंग, साल्ट ऑफ कार्बोनेट। साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड में साल्ट ऑफ कार्बोनेट, ओके, साल्ट ऑफ कार्बोनेट। तो एक बात याद रखना, साल्ट ऑफ कार्बोनेट ऑफ द सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट, जो भी साल्ट होंगे सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट का, जैसे आपका ये मेटल है, कैसे हम इसका हाउ टू प्रिपेयर साल्ट ऑफ कार्बोनेट। ओके, तो इस केस में आप देखिएगा कि कोई मेटल हो, मेटल का ऑक्साइड हो, ये मेटल का ऑक्साइड है, ध्यान से बात को समझना। मेटल का ऑक्साइड ये ट्रीट करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड से, और मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म्स MCO3। This is the metal alkali earth metal carbonates। ओके, तो ये alkali earth metal carbonate, तो alkali earth metal, ये आपका मेटल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये कोई भी हो सकता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो आपको MCO3 मिलेगा, एल्कली मेटल का कार्बोनेट मिलेगा। अच्छा, ध्यान देना कि अगर हम इसी को ऑक्साइड की जगह हम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, जरा ध्यान देना, मेटल का हाइड्रोक्साइड MOH का ट्वाइस, इसको हम ट्रीट कर दें, किससे ट्रीट कर दें? H2CO3 से, क्लियर है? या हम इसी को ट्रीट कर दें NH4 का ट्वाइस CO3 से, अमोनियम कार्बोनेट से। ओके, हाइड्रोजन कार्बोनिक एसिड, इसकी जगह पर आप चाहो तो ले लो Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। हम मेटल का हाइड्रोक्साइड
metal के hydroxide react with sodium carbonate or metal hydroxide react with ammonium carbonate. Metal may be now here beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium. और ये जब रिएक्ट करेंगे तो यू विल गेट MCO3 एंड नाउ हियर MCO3 मेटल के कार्बोनेट्स एल्कली अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट बन जाएंगे. ओके और नाउ नेक्स्ट प्लस ट्वाइस NaOH. ओके और यहां आपका बन जाएगा प्लस NH4OH. Now this is the preparation of the alkali earth metal carbonate. Okay, तो now write down this is the alkali metal carbonate. और यहां आप पॉइंट आउट करना चाहें तो लिख दीजिए ऑक्साइड and hydroxide, oxide and hydroxide of alkaline earth metal, oxide and hydroxide of alkaline earth metal treated with carbon dioxide or sodium carbonate Na2CO3, this is the sodium carbonate, and ammonium carbonate to forms carbonate of the alkaline earth metal. ओके तो ये आपका एल्कली अर्थ मेटल का ऑक्साइड और एल्कली अर्थ मेटल का हाइड्रोक्साइड हम ट्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम कार्बोनेट, तो ये फॉर्म करता है एल्कली अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द एल्कली अर्थ मेटल कार्बोनेट्स? ओके तो नेक्स्ट पॉइंट आउट इसको नोट करिएगा. ओके थैंक यू. इसी में फर्स्ट हेडिंग पॉइंट आउट कर दीजिएगा, छोटी हेडिंग है इसी का जिस पर क्वेश्चन पुट अप करते हैं. ओके हेडिंग पॉइंट आउट करिएगा. तो ये पहली हेडिंग आपकी होगी सॉल्युबिलिटी. ओके सॉल्युबिलिटी. नाउ एल्कली अर्थ मेटल कार्बोनेट्स are insoluble in water. Alkali earth metal carbonate are insoluble in water. Insoluble in water. Okay? So insoluble in water, that means alkaline earth metal carbonate. Okay? Alkaline earth metal carbonate insoluble in water. Why? What will be the reason? Alkaline earth metal, any type of compound which is soluble in water or insoluble in water depends on lattice energy as well as hydration energy. How to define lattice energy and how to define hydration energy?
lattice energy and hydration energy both are reverse one to another. If hydration energy increase, solubility increase. If lattice energy increase, solubility decrease. ओके तो इसमें हम ध्यान देते हैं, जरा देखना, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट, and now here barium carbonate. Left to right, we move left to right. No doubt solubility decrease. Why solubility is decreased from left to right? In the carbonate of the alkali earth metals. So solubility depends on lattice energy as well as hydration energy. Okay, lattice energy as well as hydration energy. Lattice energy and hydration energy both decrease left to right. Sorry, hydration energy and lattice energy both decrease from top to bottom. जब भी कभी हम कार्बोनेट के केस में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी दोनों डिक्रीज करता है, बट डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी डिक्रीज, हाइड्रेशन एनर्जी आल्सो डिक्रीज. Decrease in hydration energy, is greater than decrease in lattice energy. So result solubility also decrease. ध्यान से बात को समझिएगा. एल्कली अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि जब भी कभी हम एल्कली अर्थ मेटल के कार्बोनेट का टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है. और नो डाउट कि सॉल्युबिलिटी दो ही फैक्टर पर डिपेंड करता है. वन इज द हाइड्रेशन एनर्जी एंड अनदर वन इज द लैटिस एनर्जी. हाइड्रेशन एनर्जी which separate the constituent ion and lattice energy which hold the constituent ion. अगर हम ये कहें कि इस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज्यादा है, हाईएस्ट लैटिस एनर्जी है, इसका मतलब जो भी उसके अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट आयन है, किसी मॉलिक्यूल्स किसी कंपाउंड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट आयन दो ही तो हो सकता है, एक कैटायन एक एनायन से मॉलिक्यूल बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं. तो जब उनके अंदर लैटिस एनर्जी मैक्सिमम होगी, इसका मतलब है कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन जो कैटायन एनायन का कॉम्बिनेशन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो एक दूसरे को टाइटली बॉन्डेड होगा, टाइटली हेल्ड होगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा वाटर में. और अगर हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम हो रहा है, इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूएंट आयन इजीली सेपरेट हो रहे हैं, कैटायन एनायन इजीली ब्रेक कर रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी उसकी इंक्रीज कर जा रही है. तो ओवरऑल नेट रिजल्ट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है. कैसे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम टॉप टू बॉटम हम मूव कर रहे हैं. यहां तो हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, बट ये पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट एल्कली अर्थ मेटल्स हैं, और जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज. और सॉल्युबिलिटी क्यों डिक्रीज करती है? व्हाई, व्हाट विल बी द रीजन सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीज ऑफ द कार्बोनेट ऑफ सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट ड्यू टू लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी. लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी बोथ डिक्रीज. दोनों आप देखेंगे लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों डिक्रीज करता है टॉप टू बॉटम, लेकिन डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर. जो हाइड्रेशन एनर्जी का डिक्रीज करने का ऑर्डर है वो ज्यादा होता है इन कंपेयर टू व्हाट, लैटिस एनर्जी. इसका मतलब लैटिस एनर्जी बढ़ रहा है, और लैटिस एनर्जी बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी.
क्लियर है? आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, जरा ध्यान दीजिएगा, नोट कर लिया इसको। ओके, थैंक यू। जरा समझिएगा क्वेश्चन कैसे आपके एनसीईआरटी और साइड बुक वालों ने रखा है क्वेश्चन। दे दिया आपका क्वेश्चन नंबर 1, arrange the decreasing order of solubility, arrange the decreasing order of solubility of alkali या alkaline earth metal, alkaline earth metal carbonate, arrange the decreasing order of solubility of alkaline earth metal carbonate in H2O. बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट। डिक्रीज, तो नाउ आपको आंसर क्या मिलेगा? आंसर आप पॉइंट आउट करोगे कि सबसे लीस्ट सॉल्युबल दिस एंड सबसे हाईली सॉल्युबल दिस। बेरिलियम कार्बोनेट इज सॉल्युबल इन water and now magnesium carbonate less soluble compared to beryllium carbonate, CaCO3, and now last one is BaCO3. This is the decreasing order. अच्छा, एक बात ध्यान देना, सीरियसली ध्यान देना। अभी ये कह रहे हैं कि एल्कली अर्थ मेटल के कार्बोनेट इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। एल्कली अर्थ मेटल के कार्बोनेट इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। अगर आपसे ये कह दिया विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली अर्थ मेटल कार्बोनेट गिवन बिलो विच इज सॉल्युबल इन वाटर, अगर आपसे पॉइंट आउट किया कि कौन सा इसमें सॉल्युबल होता है, तो नो डाउट कि थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, सिस्टम को टेम्परेचर देंगे तो सॉल्युबल हो जाएगा। इस कॉन्स्टिट्यूएंट आयन को जो होल्ड किया हुआ है इसको हम ब्रेक कर देंगे। अब यह है कि जो सबसे कम टेम्परेचर पर सॉल्युबल हो जाए, नो डाउट कि उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि जब ऐसे मूव कर रहे हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इसका मतलब है सबसे हाईली सॉल्युबल ये होगा हाईली सॉल्युबल। यहां कर दीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा हाईली सॉल्युबल कौन सा होगा? BeCO3, बेरिलियम कार्बोनेट। बेरिलियम कार्बोनेट हाईली सॉल्युबल और लीस्ट सॉल्युबल सबसे कम सॉल्युबल बेरियम कार्बोनेट। ओके, बेरियम कार्बोनेट इज सॉल्युबल। क्लियर है? अच्छा, इसी का कंपेयर में जरा समझना कि कैसे हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो जरा एक बात देखना, ध्यान दीजिएगा। नोट कर लिया होगा, नोट करते चलिए, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। अलग से आपको कुछ नहीं करना है, सभी नोट्स हम इसी में दे देंगे आपको। ओके, जरा बात समझ रहा, हेडिंग डाल दीजिए थर्मल स्टेबिलिटी। अभी सॉल्युबिलिटी की हम लोगों ने बात कर लिया, अब अगली बात होगी थर्मल स्टेबिलिटी। ओके, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का सेंस है कि जो भी हमारा एल्कली अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट है उसको हम हीट करेंगे, वो डिकम्पोज ना करे, टूटे न। और अगर वो डिकम्पोज नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो हाईली स्टेबल है, थर्मली स्टेबल है, ऐसे समझो। थर्मल स्टेबिलिटी दैट मीन्स एल्कली अर्थ मेटल कार्बोनेट्स, एल्कली अर्थ मेटल
carbonate do not decompose. Alkali earth metal carbonate do not decompose after heating. Okay, do not decompose after heating. Alkali earth metal carbonate do not decompose after heating. Thermal stability depends on polarization power of the cation. Try to understand. Alkali earth metal carbonate do not decompose after heating. ये कह रहे हैं कि alkali earth metal carbonate हीट करने पर डिकम्पोज ही नहीं करता, और अगर डिकम्पोज करता है या डिकम्पोज करता है, ये डिपेंड करता है, थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन पोलराइजेशन पावर ऑफ द कैटायन. दैट मीन्स ग्रेटर द polarization power, greater the polarization power of the cation, greater the polarization power of cation of second A group, greater the polarization power of the cation of second A group, easier will be decomposition. Okay, easier will be decomposition. जिस कैटायन का पोलराइजेशन पावर बहुत ज्यादा होगा वो बहुत आसानी से ब्रेक करेगा. अच्छा, जरा ध्यान देना कि ग्रेटर द पोलराइजेशन पावर ऑफ ए कैटायन और पोलराइजेशन पावर डिपेंड ऑन साइज. अगली बात हम करते हैं, ग्रेटर द पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन ऑफ सेकेंड ए ग्रुप, easier will be decomposition. Order of polarization of second A group, order of polarization power of second A group depends on size of cation. Smaller the size of cation, higher will be polarization power. Higher will be polarization power. Higher the polarization power, बात ध्यान से समझना. Higher the polarization power, higher the polarization power, higher will be dispersion electron cloud towards cation. Easier will be decomposition. ओके, बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है, जरा समझना कि थर्मल स्टेबिलिटी
ये डिपेंड करता है पोलराइजेशन पावर पर। क्लियर है? यहां लिखा है हमने एल्कली अर्थ मेटल कार्बोनेट डू नॉट डिकम्पोज आफ्टर हीटिंग। ये कह रहे हैं कि डिकम्पोज ही नहीं करता है हीट करने पर, बट ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल टेम्परेचर या थोड़ी सी टेम्परेचर देने पर ये डिकम्पोज नहीं करता है, ब्रेक नहीं करता है। और अगर ये ब्रेक करता है तो ये कह रहे हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन पोलराइजेशन पावर ऑफ द कैटायन। थर्मल स्टेबिलिटी पोलराइजेशन पावर ऑफ द कैटायन पर डिपेंड करता है। अच्छा ध्यान देना, ग्रेटर द पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन ऑफ ए सेकेंडरी ग्रुप इजियर विल बी डिकम्पोजिशन। जिसका पोलराइजेशन पावर बहुत ज्यादा होगा वो आसानी से डिकम्पोज कर जाएगा, और जिसका पोलराइजेशन पावर कम होगा वो डिकम्पोज ही नहीं करेगा हीट करने पर। तो पोलराइजेशन पावर डिपेंड ऑन साइज। नीचे हम लोगों ने पॉइंट आउट किया है कि डिकम्पोजिशन ऑर्डर ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ द सेकेंडरी ग्रुप डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ कैटायन। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन हायर विल बी पोलराइजेशन पावर। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन हायर विल बी, इसका मतलब टॉप टू बॉटम इन सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट पोलराइजेशन पावर डिक्रीज, और पोलराइजेशन पावर डिक्रीज करेगा थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो ये जरा देखना कि कैसे ब्रेक करता है, इसको नोट करिए आप लोग, फिर हम लोग समझते हैं। ओके, जल्दी नोट करिए। थैंक यू। जरा ध्यान से बात को समझिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पर एराइज होता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, मिस नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से बात को पढ़िएगा। क्लियर है? जरा देखिए, ये आपका कार्बोनेट है, ये आपका बेरिलियम का कार्बोनेट है, BeO(C) डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव। क्लियर है? BeCO3। क्लियर है? ये आपका, या आप ऐसे लिख लो आपकी मर्जी हो, BeOCO2 BeCO3 बेरिलियम का कार्बोनेट है। अब ये क्वेश्चन राइज होता है, ये जब डिकम्पोज करता है तो बेरिलियम का ऑक्साइड प्लस CO2 ये बाहर हो जाता है। क्लियर है? अच्छा देख लें, जितना छोटा कैटायन होगा उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके BeO और प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि स्मॉलर कैटायन होगा। स्मॉलर कैटायन होगा तो इजियर विल बी डिस्ट्रैक्शन। जितना छोटा कैटायन होगा उतने आसानी से डिकम्पोज कर जाएगा। इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी की हम बात करें तो बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, SrCO3 स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, इनके कार्बोनेट जब हम लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव करेंगे तो नो डाउट कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इसका मतलब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट गिवन बिलो डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। क्वेश्चन पॉइंट आउट, विच ऑफ द फॉलोइंग carbonate do not decompose on heating। ऐसा कौन सा कार्बोनेट है जो डिकम्पोज नहीं करता है हीट करने पर? आंसर ए आपका दे दिया बेरियम कार्बोनेट, आंसर बी आपका दे दिया बेरिलियम कार्बोनेट, आंसर सी आपका दे दिया मैग्नीशियम कार्बोनेट, और आंसर डी आपका दे दिया CaCO3। दिस आंसर विल बी करेक्ट। तो ये एक ऐसा कार्बोनेट है जो डिकम्पोज नहीं करेगा आफ्टर हीटिंग। बाकी के कार्बोनेट डिकम्पोज तो सभी कर जाएंगे, ऐसा नहीं है कि डिकम्पोज नहीं करेगा। टेम्परेचर डिपेंड ऑन टेम्परेचर, एक नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल रेंज पर ये डिकम्पोज नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो अब हम बात करेंगे, ये आपका
कार्बोनेट था। अब हम बात करेंगे आगे सल्फेट की। ओके, तो नाउ इसको नोट करिए, तुरंत नोट करिए। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट हेडिंग आप पॉइंट आउट करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग आप बनाइएगा सल्फेट। ओके, सल्फेट। क्लियर? एल्कली अर्थ मेटल के सल्फेट, जरा ध्यान से बात को समझना। एल्कली अर्थ मेटल के सल्फेट व्हाइट, या आप कह सकते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट, एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट, एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट और व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो सल्फेट होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट, ये हाइड्रेटेड तो होते हैं, हाइड्रेटेड, और ये आपका बेरियम सल्फेट ये एनहाइड्रस होता है। बेरिलियम का सल्फेट, ध्यान से बात को समझिएगा, हर पॉइंट पर क्वेश्चन एराइज होता है। बेरिलियम का सल्फेट सिर्फ 4 वाटर का मॉलिक्यूल एसोसिएट करता है, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट। क्लियर? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड स्ट्रोंशियम सल्फेट, ये 6 वाटर का मॉलिक्यूल एसोसिएट करता है। क्लियर? और बेरियम का सल्फेट डू नॉट एसोसिएट, डू नॉट एसोसिएट वाटर मॉलिक्यूल्स, मीन्स ये एनहाइड्रस फॉर्म में होता है। अच्छा, एक बात याद रखना कि जो भी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के सल्फेट हैं वो हम लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का जो एसोसिएशन है वो डिक्रीज करता है। ये आपके बुक एनसीईआरटी बुक कहते हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट। क्लियर? जैसे जैसे एक्चुअल में होता क्या है, एसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अराउंड द कैटायन डिपेंड्स ऑन हाइड्रेशन एनर्जी और पोलराइजेशन पावर। ओके, बिगर द साइज ऑफ कैटायन या स्मॉलर द साइज ऑफ एनायन, हायर विल बी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट अराउंड द आयन। हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम इधर से ऐसे मूव करते हैं तो एसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डिक्रीज करता है, दैट मीन्स पोलराइजेशन पावर डिक्रीज करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसे मूव करते हैं, ऐसे लेफ्ट टू राइट पॉइंट आउट करिए, लेफ्ट टू राइट, या यहां कर दीजिए, यहां कर दीजिए 1 नंबर, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन डिक्रीज, टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन डिक्रीज। सेकंड पॉइंट, हाइड्रेशन that is associated of
associated of water molecules. Top to bottom, hydration decrease. Hydration that is associated of water molecules around cation. Third point, bigger the size of cation, bigger the size of cation, lesser will be hydration, या पोलराइजेशन के भी टर्म में आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। आप चाहें तो पोलराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लीजिए। बिगर द साइज ऑफ कैटायन, लेसर विल बी हाइड्रेशन। या फोर्थ पॉइंट, बिगर द साइज ऑफ कैटायन, या यूं कह लीजिए बिगर द साइज ऑफ कैटायन, bigger the size of cation, lesser will be polarization power, lesser will be polarization power, result lesser will be hydration. Hydration that means associated of water molecules around the cation. क्लियर है? इसका मतलब है हम बेरिलियम सल्फेट, ये बातें आपने नोट कर लिया है। हम ऐसे भी एक पॉइंट कर सकते हैं कि लेफ्ट ऐसे मूव करते हैं हम तो हाइड्रेशन डिक्रीज करता है। हाइड्रेशन डिक्रीज दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो नो डाउट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, हम ये कह सकते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी जो होगी, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। क्लियर है? तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो सकता है। जितना क्वेश्चन था उतना मैंने बता दिया। क्लियर है? टॉप टू बॉटम of the sulfate and carbonate of the alkali earth metal, solubility decrease, thermal stability increase। दोनों के केस में ऐसा हो रहा है। इसका मतलब है कि टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो कार्बोनेट हो या सल्फेट हो, दोनों की लैटिस एनर्जी इंक्रीज कर रही है, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज तो दोनों कर रहे हैं, हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज कर रहा है, लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज कर रहा है, बट डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर। डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी। तो ओवरऑल नेट रिजल्ट वी गेट लैटिस एनर्जी इंक्रीज टॉप टू बॉटम। सो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज एंड थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज। क्लियर बात है? तो इसमें थर्मल स्टेबिलिटी, लैटिस एनर्जी, सॉल्युबिलिटी, हाइड्रेशन, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्लियर है? तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट वन इज, अच्छा बात समझना, इसको आप कैसे प्रिपेयर करोगे जरा एक बात और कर लीजिएगा। क्लियर है? इसको आप नोट कर लिया होगा, कैसे आप इसको प्रिपेयर करोगे, सल्फेट को कैसे प्रिपेयर करोगे जरा देखना कि बेरिलियम आप मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, और ये मेटल आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनको आप ट्रीट कर दो H2SO4 से। ठीक, इसको H2SO4 से ट्रीट कर देते हैं और ट्रीट करेंगे तो आपको मिलेगा MSO4 प्लस H2 गैस। निकलेगी H2 गैस। बाकी और तरीके से आप इसको बना सकते हो कि जैसे मेटल का ऑक्साइड लिया आपने, क्या लिया? मेटल का ऑक्साइड लिया, या आप बहुत सारे प्रोसेस हैं इसके बनाने के लिए, आप सोडियम सल्फेट ले लोगे या अमोनियम का सल्फेट ले लोगे, उससे भी बन जाएगा आपका। क्लियर? जैसे आप मान लीजिए इसका हाइड्रोक्साइड ले लिया, MOH ले लिया,
MOH का ट्वाइस प्लस आपने यहां ले लिया Na2SO4 सोडियम सल्फेट ले लिया और इसको आपने हिट किया, रिएक्ट करा, तो ये आपको बना MSO4 प्लस ट्वाइस NaOH। क्लियर है? ट्वाइस NaOH। और ये यम आपका कुछ भी हो सकता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, नाउ लास्ट वन इज बेरियम। क्लियर है? अच्छा ध्यान देना, इनके हाइड्रोक्साइड का इससे रिएक्शन करा दो या सोडियम के सल्फेट से रिएक्शन करा दो या इसी को अमोनियम के सल्फेट से भी रिएक्शन करा दो, NH4 का ट्वाइस SO4 से रिएक्शन करा दो, तो यू विल गेट इन डेरिवेटिव ऑफ द सल्फेट ऑफ द एल्कली अर्थ मेटल्स लाइक MSO4 प्लस NH4OH, ये आपको मिल जाएंगे। तो मिलाकर के ये प्रिपरेशन के इनके एक प्रोसेस है और उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। जितने क्वेश्चन इसमें बन सकते थे उतने क्वेश्चन मैंने बना दिया है। क्लियर है? और नेक्स्ट हेडिंग की बात हम करेंगे नाइट्रेट की। ओके, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। आगे हम बात करते हैं नाइट्रेट पर। नाइट्रेट भी एल्कली अर्थ मेटल्स के सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। ऑक्सो एसिड के सभी प्रॉपर्टी नियरली सेम से ही शो करते हैं। अच्छा ध्यान देना, अगली हेडिंग आप डाल दो नाइट्रेट। क्लियर है? नाइट्रेट, एल्कली अर्थ मेटल नाइट्रेट्स, ध्यान देना, एल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट, एल्कली अर्थ मेटल नाइट्रेट like beryllium nitrate, magnesium nitrate, calcium nitrate, strontium nitrate, and now last one is barium nitrate. Okay, क्लियर? ये नाइट्रेट सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि कौन सा सॉल्युबल है, कौन सा इनसॉल्युबल है, या कौन सा थर्मली स्टेबल है, कौन सा थर्मली अनस्टेबल है, या आर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, या आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी। बात ध्यान से समझना कि जो भी मेटल का नाइट्रेट होगा, ये मेटल का नाइट्रेट है। मेटल का नाइट्रेट, इसको जब हम हीट करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड बनता है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और प्लस ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्लियर है बात? यहां हमने 2 कर दिया और यहां 2 कर दिया, यहां 4 कर दिया, रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। जो भी एल्कली अर्थ मेटल की नाइट्रेट है, एनी टाइप ऑफ एल्कली अर्थ मेटल नाइट्रेट which decomposed on heating to give metal oxide, nitrogen dioxide, and now last one is oxygen, just like as alkali metal nitrate. alkali metal के नाइट्रेट भी इसी तरह से डिकम्पोज करते थे। क्लियर है बातें? अच्छा ध्यान देना, एल्कली अर्थ मेटल के नाइट्रेट डिकम्पोज करते हैं आफ्टर हीटिंग, तो ये आपके कंपाउंड देते हैं। अच्छा एक बात देखना, तो थर्मल स्टेबिलिटी या सॉल्युबिलिटी की बात हो तो ये एल्कली मेटल के नाइट्रेट हैं, इसको जब हम लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव करते हैं तो नो डाउट कि थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। थर्मल स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि पोलराइजेशन पावर डिक्रीज करता है। पोलराइजेशन पावर क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि साइज ऑफ
कैटायन इंक्रीज करता है। ओके, और हम सॉल्युबिलिटी की इसी में बात करें तो सॉल्युबिलिटी जब थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने का सेंस है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने का सेंस है कि हाइड्रेशन एनर्जी आल्सो डिक्रीज। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली अर्थ मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज आफ्टर हीटिंग। कौन से एल्कली अर्थ मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज करेंगे हीटिंग के बाद? तो आप कहोगे कि बेरिलियम का नाइट्रेट डिकम्पोज करेगा आफ्टर हीटिंग। कौन सा डिकम्पोज नहीं करेगा? तो आप कहोगे कि बेरियम नाइट्रेट डू नॉट डिकम्पोज आफ्टर हीटिंग। आर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। आप कंडक्ट कर लोगे, सॉल्युबिलिटी के टर्म में आप इसको आंसर दे लोगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। थोड़ी सी बातें और बची हुई हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर एंड डायगोनल रिलेशन, यही इतनी बची है। ये चैप्टर फिनिश, इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर की बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।